आज की क्लास महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल। सेल जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। पहले मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि ये क्या है आपकी सेल। ये क्या है भाई, ये कोशिका है। इसको आपको पूरा पढ़ना है। कोशिका में देखिए, जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं। हमने इस पूरी जो संरचना है इसे नाम दिया शरीर। शरीर में ये क्या है, ये क्या है, ये तो ऐसे ही ये पूरा एक शरीर है। शरीर का नाम क्या है, कोशिका। कितना हंस रही हो, इधर देख ले बेटा, इधर अच्छे से बैठ जा, अच्छे से बैठ, टिक मत दीवार से, दूर होकर बैठ। इतनी छोटी उम्र में टिक के बैठ रही, यहां से हड्डी ऐसी हो जाएगी, टेढ़ी बैठ रहे ना फिर। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, शरीर है। और इस शरीर में भी जैसे हमारे शरीर में अंग है, इसमें भी बहुत सारे अंग हैं। आप इसमें कठिन शब्दों को पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अलावा लाइसोसोम वगैरह रहेंगे। उसके अलावा अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका, कोशिका झिल्ली, बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से और धैर्य के साथ, धैर्यता बनाते हुए आपको सब चीजें पढ़ना है। चलिए, तो हमको अब सबसे पहले क्या करना है, कोशिका पढ़ना चालू करना है। ठीक है, चलिए, कहां गई हमारी कोशिका, चली गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलो चलो, तो क्या पढ़ना है मेरे भाई, कोशिका। सारे कुछ भी पढ़ाऊंगा तो उसका डायग्राम जरूर बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। लेकिन आपको सवाल जवाब तो मुंह से ही करना पड़ेगा ना, डायग्राम से कैसे समझोगे। चलो, कोशिका को हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सेल है, इसका जो जन्म हुआ है, यह हुआ है सेल्यूलाई नाम के एक शब्द से। सेल्यूलाई क्या है, सेल्यूलाई मतलब एक, इसका हिंदी में अर्थ निकाले तो इसका मतलब होता है कमरा। क्या होता है, या कमरे जैसी संरचना। तो आपसे पूछे सेल का जन्म या कोशिका का जन्म किस शब्द से हुआ है, सेल्यूलाई। इसका अर्थ क्या है, कमरे जैसी संरचना। अच्छा, ऐसा क्यों, क्यों भाई ऐसा क्यों, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको 2 मिनट के बाद कि भाई ऐसा क्यों। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सेल होती क्या है। हमारे शरीर की, हमारे नहीं दुनिया में जितने भी जंतु हैं, उन सभी जंतुओं के शरीर में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सीधा छपा हुआ क्वेश्चन आएगा आपको कि हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। हाँ कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। 2 शब्द पढ़े कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। एक बात पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर मैं हिंदी में कुछ शब्द लिखूं तो हिंदी में भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं लिखने में, इंग्लिश में भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं। मन की आंखों से देख के समझ लिया करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखाते हैं, स्पेलिंग पर मैं ध्यान नहीं देते। संरचनात्मक सही लिखा है ना ये। चलो, तो संरचनात्मक जो है, इसका मतलब होता है संरचना। हमारी बॉडी की संरचना बना कौन रही है, सेल। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पिछली कई क्लासेस में आपको कोशिका बार बार दोहराता हूं, बताता हूं क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा कि हमारे शरीर का कोई भी अंग, आंखें, नाक, मुंह, होंठ, जीभ, हाथ, पैर, सर के बाल तक, हर एक चीज किससे बनी है, कोशिका। लेकिन ये कैसी कोशिका है, मृत कोशिका। ये मरी हुई कोशिकाओं से बनी। ठीक है, चलो ध्यान से समझ दो कि हमारी बॉडी की संरचना कोशिका से बनी है। क्रियात्मक क्यों, क्योंकि हम कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में कुछ भी अगर चल रहा है तो वो चल रहा है किसके कारण, कोशिका के कारण। यस और नो, तो क्या हमारे शरीर में जो कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हाँ सर, अब कोशिका होती क्या है, देखो चित्र मैंने आपको अभी बताया, अभी चित्र बताया था मैंने आपको, उस प्रकार से होती है। भूल जाओ उससे भी अगर नहीं समझ में आया तो। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे शरीर में जब हम मां के पेट में थे तो सबसे पहले एक छोटी सी कोशिका बनती है। ठीक है, हमारे पिता के स्पर्म और मां के ओवम से मिलकर मां के गर्भाशय में एक कोशिका बनती है। उस एक कोशिका में विभाजन होता है। ठीक है, एक कोशिका में क्या होता है, विभाजन। ठीक है, जब हम अपनी मां के पेट में थे ना, तो हमारे शरीर का सबसे पहले जो निर्माण होना चालू हुआ वो एक कोशिका से हुआ। और ये एक कोशिका कैसे बनी, जब हमारी मां का ओवम और पिता का स्पर्म आपस में मिले। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा प्रजनन तंत्र में बहुत अच्छे से, अभी समझा दूंगा तो तुम्हारे दिमाग के फाल्ट उड़ जाएंगे। तो केवल इतना देखो कि हमारी मां के गर्भाशय में जब हमारा शरीर बन रहा था तो एक कोशिका थी उस समय। फिर ये एक कोशिका में जल्दी जल्दी विभाजन होना चालू हुआ, 2 हिस्से बने। फिर इस कोशिका, ये कोशिका फिर विभाजन हो गया इसमें, तो फिर कितनी बन गए, 4,
फिर यहां से 2 बने, ठीक है, यहां से कितने बने 2। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से क्या बन गया, एक कोशिकाओं का समूह बन गया। तो इन कोशिकाओं के समूह को हमने नाम दिया ऊतक। क्या नाम दिया, इन कोशिकाओं के समूह को हमने नाम दिया ऊतक। ठीक है बेटा, अब बहुत सारे ऐसे ऊतक मिल गए, बहुत सारे ऐसे ऊतक मिल गए, बहुत सारे ऐसे ऊतक मिल गए। तो जब बहुत सारे ऐसे ऊतक मिले तो इन सभी ऊतकों ने मिलके क्या बना लिया, एक क्या बना लिया, अंग। क्या बना लिया, अंग। तो सबसे पहले क्या बनी, कोशिका, कोशिकाओं से क्या बने, ऊतक, ऊतक से क्या बना, अंग। अब बहुत सारे अंग मिले तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक है, देखिए सेल, सेल से क्या बने टिश्यू, टिश्यू से क्या बने ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और यहां से आगे चल के क्या बना, शरीर। शरीर को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हिंदी मीडियम तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो जल्दी बताइए, हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रिया इकाई कौन है, कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंगतंत्र, अंगतंत्र से मिलकर शरीर। मजा आ रहा है, यहां तक समझ में आया बेटा। चलिए, बहुत जितना समझा रहा हूं, केवल देखो कई बार क्या होता है ना कि टीचर हमें समझाता है लेकिन हमें कुछ चीजें यहां पर समझ में नहीं आती, तो हम वहां पर अरे यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। तो जो टीचर फिर समझाते जा रहा है उससे ध्यान हटके हम यहाँ पर ध्यान लगाने लगते हैं, यार इसका मतलब क्या था। तो ये चीजें भी छूट जाती हैं। तो जितना टीचर पढ़ा रहा है आप उस पर कंसंट्रेट करो, जहां डाउट आ रहा है उस डाउट को या तो लिख लो या अलग करके रखो उसको, क्योंकि जब क्लास खत्म होगी ना तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो कोई भी डाउट उठे उसको छोड़ दो, आप अपने दिमाग को पूरा यहीं लगाना, क्योंकि हमारी नजरें होती हैं बोर्ड की तरफ लेकिन दिमाग चल रहा है कुछ और। पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ या बोर्ड की तरफ। चलिए, अब यहां पर देखिए सन 1665 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बेटा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ये सबको पता है, लेकिन कैसे की, देखो इन्होंने क्या किया, एक पेड़, क्या बोलोगे, एक पेड़, एक पेड़ को क्या किया, देखा, एक पेड़ को क्या किया, देखा, और इस पेड़ की क्या निकाल ली, छाल। इस पेड़ की क्या निकाल ली बेटा, इस पेड़ की छाल निकाल ली, इस पेड़ की छाल निकाल ली। क्या निकाल ली, छाल। छाल जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। क्या निकाल ली, छाल जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क। ठीक है, अब ये जब छाल इन्होंने निकाली तो इस छाल में इन्होंने देखा, किससे देखा, सूक्ष्मदर्शी से। किससे देखा बेटा, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से इन्होंने इस छाल को देखा। तो इस छाल में उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। किस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दी बेटा, इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से उन्हें क्या दिखाई दी बेटा, संरचनाएं। अच्छा, ये जो संरचनाएं हैं इनका आकार कैसा है, कमरे के जैसा आकार है। कैसा आकार है बेटा, कमरे, कमरे के जैसा आकार, जिन्हें हम कोठरी, क्या बोलेंगे, कोठरी के जैसा आकार, कोठरी या रूम के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो रूम के जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो इस रूम के जैसे स्ट्रक्चर को देख के इसका नाम उन्होंने रखा सेल्यूलाई, और यहीं से आगे चल के जन्म किसका होता है, सेल का, और सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार की बंद कोठरियों का आकार देखा तो ये इनमें मतलब कह सकते हैं कि ये चल फिर नहीं रही थी, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, हलडुल नहीं रही थी, ये स्थिर थी। तो उस समय इन्होंने कोशिका की खोज तो कर दी 1665 में रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मेरे बच्चे ये कोशिकाएं मरी हुई थी। कैसी कोशिकाएं थी, ये मरी हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे पूछे ये जीवित कोशिका थी या मरी कोशिका थी, इतनी बात समझ में आई। लेकिन आपसे पूछे कि भाई कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। भले जीवित हो या मरी, कोशिका तो खोज है ना, हाँ या ना। तो भाई 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, कोशिका। इन कोशिका का आकार कैसा था, कोठरी के जैसा। किसके जैसा आकार था इनका, हाँ या ना। इन्होंने क्या नाम दिया बेटा, क्या नाम दिया, कोशिका। ठीक है, चलो इतनी बात बहुत अच्छी समझ में आई। अब आगे एक बात और सुनिए, यही 1674 की अगर मेरे बच्चे में बात करूं तो यहां पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, देखो क्लास कठिन है इसलिए आज मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको। आज की क्लास बहुत कठिन है, मतलब अब जो 3 क्लास रहेंगी पहले ही बता चुका हूं ये कठिन रहेंगी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये व्यक्ति ने क्या किया, ये तालाब में नहाने गए। कहां नहाने गए,
तालाब में नहाने गए। अब तालाब में आपको पता है कि काई होती है, काई, काई ग्रीन कलर की छोटी छोटी घास जैसी, कजी बोलते हैं। तो उस काई में एक मतलब उस काई को हम सेवाल कहते हैं। तो वो किस प्रकार की सेवाल थी? स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा, स्पाइरोगारा क्या है बेटा? एक सेवाल। अब सेवाल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक सेवाल बस याद रखो, सेवाल का मतलब पेड़ पौधे। तो एक विशेष प्रकार का हल्का सा पौधा से भी छोटा, जिसे हम सेवाल कहते हैं, सेवाल स्पाइरोगारा। इसको उन्होंने देखा, और इसको जब इन्होंने खुद ने सूक्ष्मदर्शी बनाया। रॉबर्ट हुक ने अपना सूक्ष्मदर्शी अलग बनाया था, इन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी अलग बनाया। और बनाने के बाद इस स्पाइरोगारा को जब देखा तो यहां पर उनको एक विशेष प्रकार की संरचनाएं दिखी, और ये वही संरचना थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। लेकिन इन कोशिकाओं में मूवमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? मूवमेंट। ये हल रही थी, डुल रही थी, चल रही थी, धीरे 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 सरक रही थी। तो ये कोशिकाएं तो हैं, लेकिन ये कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कौन सी कोशिकाओं की खोज की है? जीवित। अच्छा, आप बताओ कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज? तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, कोशिका की खोज, इसको मत लगा देना। अगर पूछे जीवित कोशिका तब क्या बोलोगे? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक में एंटोनी वान हटा दो, ल्यूवेनहॉक बस याद रखो, ये आएगा आपके पेपर में। ठीक है, अगर पूरा आएगा तो भी इससे पकड़ लोगे, यदि ये तो आ नहीं है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ल्यूवेनहॉक के बारे में कहते हैं कि ये बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म विज्ञान के जनक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आगे चल के जीवाणु की खोज की। काय की खोज की बेटा? ध्यान रखना, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। लेकिन जीवाणु का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने। किसने दिया था बेटा? एहरेनबर्ग। तो जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। लेकिन नाम किसने दिया? और जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरिया। यस और नो? ठीक है। अब इनके बाद इन्होंने आरबीसी की भी खोज की। आरबीसी इन्हें हम पढ़ा चुके हैं, आपको थोड़ा थोड़ा, रेड ब्लड सेल, ये भी आगे पढ़ेंगे, सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी की भी उन्होंने खोज की। आरबीसी के बाद इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की। किसकी खोज की बेटा? प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव। इससे पेचिस जो दस्त लगते हैं ना, इसी के कारण लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा कालाजार जो रोग होता है इसी के कारण होता है। मलेरिया इसी के कारण, मलेरिया की बीमारी है ना, मादा एनाफिलिस नाम के मच्छर के कारण होती है, तो इसी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। सोनेरिया, सोने की जो बीमारी होती है, जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, सीसी मक्खी के काटने से जो रोग हो जाता है, वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है, पायरिया, पायरिया दांतों में से पस वगैरह निकलना, खून आना, ये पायरिया होता है, वो भी इसी के कारण होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और खोज की जिसे हम क्या कहते हैं? स्पम। क्या कहते हैं जिसे? स्पम। तो बताएं ल्यूवेनहॉक ने कितनी चीजों को खोजा? आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पम और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और जीवित कोशिका को भी खोजा। किसको खोजा इन्होंने? किसको खोजा? जीवित। ठीक है, तो बताएं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर एक बात सुनिए, हम आगे चलते हैं और आगे चल के एक काम करते हैं, इसी स्लाइड पर पढ़ाता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां दिख रहा है ना ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चल के 1800 की सदी में एक वैज्ञानिक आएंगे, एक नहीं दो वैज्ञानिक आएंगे, और इनका नाम था स्लाइडेन और एक नाम था स्वान। कितने वैज्ञानिक थे? दो। इनके भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे उसका नाम था ना एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ऐसे इनके भी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हमें थोड़ी ना याद रखना। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका, इन्होंने क्या दिया? याद रखना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, अब स्लाइडेन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया, उसमें क्या बोला ये नहीं पूछा जाता है, केवल इतना पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान। अगर आपको जानना है कि उसमें उन्होंने क्या बोला, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि प्रत्येक जीव का शरीर एक से कोशिका से नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर जीव में लाखों कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मरती भी हैं, कोशिकाएं जीवित भी रहती है। तो कोशिकाओं के बारे में कुछ कुछ बातें इन्होंने बताई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। और यह कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। किसके द्वारा दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। आपसे पूछे कब दिया? सर 1800 की सदी में।
1840 के आसपास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक व्यक्ति और आते हैं 1853 में, ये कहते हैं भाई, इनका नाम क्या था, विरचाऊ। इनका नाम क्या था, विरचाऊ। और विरचाऊ एक बात कहते हैं कि ओमनी सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला यू सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जीव का शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनी हैं। कौन सी कोशिकाओं से, पुरानी। बिल्कुल समझ में आ गया यार, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जीव का शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो उनकी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बने। हम अपने पुराने कौन, माता पिता से मिलकर बने हैं। हमारे हाँ 1840 बोला, 1840 के आसपास, 1839-40 में। ठीक है, तो यहां पर देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर में पाई जाने वाली पुरानी कोशिका, क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है, ये प्रत्येक जीव का शरीर पुरानी जो कोशिकाएं होती है ना, उनसे मिलकर बना है। हम अपने माता पिता से मिलकर बने, हमारे माता पिता उनके माता पिता से मिलकर बने। ऐसे ही जो कोशिकाएं हैं ये इनकी पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी। वो भी क्या कहा है बेटा कि प्रत्येक जीव का शरीर पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। ठीक है, चलो भाई आगे चलेंगे। देखो यहां पर ध्यान से आगे अगर हम चले तो यहां पर हम ये देखते हैं भाई कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है सर, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो याद रखना ऑस्ट्रिच सेल। कौन सी है, ऑस्ट्रिच सेल, या जैसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच एग सेल कह सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग सेल, या शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं मेरे भाई, हाँ या ना? अब मेरी बात सुनो, इसका आकार कितना होता है, 170 इंटू 135 mm। ये दुनिया के प्रत्येक जीवों में सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका आकार कितना होता है, है ना? अब सबसे बड़ी पूछ लिया तो सबसे छोटी भी पूछ सकता है। सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब यहां पर माइकोप्लाज्मा के बारे में हम देखेंगे। माइकोप्लाज्मा को हम जंतु जगत का जोकर कहते हैं, ये बात और ध्यान रखना क्योंकि मैं बाद में पढ़ाते हुए भूल ना जाऊं। जंतु कहां लिख दी, अच्छा यहां, जंतु जगत का जोकर। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका फुल फॉर्म है प्ल्यूरो, और प्ल्यूरो के बाद याद रखना है आपको निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पीपीएलओ। अच्छा ये पीपीएलओ क्या है, एक बैक्टीरिया, ये क्या है, एक बैक्टीरिया। अब सर आपने एक चीज बताई कि जंतु जगत का जोकर इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है ना बेटा, इसकी जो कोशिका होती है, इसकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती, तो पीपीएलओ। पीपीएलओ जिसे हम एक और नाम से जान सकते हैं माइकोप्लाज्मा, इसे हम क्या कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अच्छा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी ना, इसी कारण इसका आकार ही परिवर्तित करते रहता है। अभी कुछ और आकार है, बाद में कुछ और आकार निर्धारित कर लेता है। तो जो अपना आकार बदलेगा उसी को तो हम जोकर बोलते हैं, है ना? तो जंतु जगत का जोकर किसे कहते हैं, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। अगर आपको ये सब याद नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं पूछेंगे कभी आपसे, केवल पीपीएलओ याद रखो, पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो हमने अभी केवल इतना पढ़ा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कौन है, पीपीएलओ। पीपीएलओ एक बैक्टीरिया है
इसके शरीर के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती, ये अपना आकार परिवर्तित करते रहता है, इसलिए इसे जंतु जगत का जोकर कहते हैं। और इसका एक और नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन है? ऑस्ट्रिच सेल। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, इतनी सारी बातें समझी हैं तो एक और समझ लीजिए कि सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो आपने बता दी, लेकिन हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो याद रखिए, मानव के शरीर में सबसे लंबी अगर कोई कोशिका है तो उसे कहते हैं तंत्रिका की कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसका मैं चित्र आपको दिखा सकता हूं। देखो यहां पर हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या देख लेंगे? इसका डायग्राम। जल्दबाजी में यही होता है भाई। देखो इसका डायग्राम, ठीक है, ये रहा, ये देख रहे हो आप, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कितनी लंबी कोशिका है? देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखो ये सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर की, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसे हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका की कोशिका, या क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, न्यूरॉन के बाहर ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये सेंटर होता है। उसके बाद ये डेंड्रॉन और एक्सॉन नाम की अन्य कोशिकाएं यहां से निकली होती हैं। ये हमारे शरीर में सभी अंगों को संचालित करती हैं। अगर आपके पैरों में कांटा गड़ता है ना, तो आपके दिमाग को पता चल जाता है कि आपके पैरों में कांटा गड़ा है। अगर दिमाग को पता नहीं चलेगा तो आपको दर्द ही नहीं होगा, हाँ कि नहीं? जब आप किसी जगह पर कोई रोगी अपना ऑपरेशन करवाता है ना, तो उसकी उस जगह के न्यूरॉन को शून्य कर देते हैं। शून्य कर देते हैं मतलब इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो उस जगह के न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं। तो मस्तिष्क को पहुंचता ही नहीं है मैसेज कि इस जगह पर चोट लग रही है या ऑपरेशन चल रहा है। तो रोगी आजकल खुद अपने हाथों को ऑपरेशन खुद ही देख रहा है, क्योंकि अच्छा दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है कि भाई दर्द। ये न्यूरॉन ही वो काम करते हैं संदेश लाने और ले जाने का, पहुंचाने का, और बहुत काम करते हैं। जब मैं तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा तब इससे पढ़ाऊंगा। अब तुम बोलोगे सर सब तो बाद में पढ़ाओगे, फिर अभी का? तो बेटा मैं अभी अगर इसको पढ़ाने लग जाऊंगा तो जो पढ़ा रहा हूं वो भूल जाऊंगा, या वो छूट जाएगा मुझसे, पढ़ाना भूल जाऊंगा उसको। ठीक है, चलो तो इसको, हाँ इसको हटाई देते हैं यहां से। देखो तो समझ गए, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? न्यूरॉन। ठीक है, अब यहां पर एक बात और याद रखो कि शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? रेड ब्लड सेल्स। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन। सर एक बात और बताएं कि हमारे शरीर में प्रजनन कोशिकाएं भी होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? तो प्रजनन कोशिकाओं के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रजनन कोशिका में सबसे बड़ी भी पढ़ना है आपको और सबसे छोटी भी पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी भी पढ़ना है और सबसे छोटी भी पढ़ना। सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका है ओवम, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। और ये किसके शरीर में पाई जाती है? महिला। किसके? महिला। पुरुष के शरीर में। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म। स्पर्म, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्राणु। क्या कहते हैं बेटा? और ये किसके शरीर में पाई जाती है? पुरुष के शरीर में। बात समझ में आ गई? तो जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका सबसे बड़ी। जंतु जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा किसकी होती है? अच्छा, इसकी कोशिका कितनी बड़ी होती है वो मैं नहीं बता पाया। 0.1 mm माइक्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछे कि सर हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। लेकिन अगर ये सवाल नहीं पूछता है, देखिए सवाल घुमा सकता है, आप परेशान मत हो, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पहला क्वेश्चन। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडे। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ। या सीधा आपसे पूछ ले सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब अगर पूछे आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। लेकिन आपसे पूछ ले मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका ओवम, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका क्या होगी भाई? क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, यहां पर आपको कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे भाई। ठीक है, यहां पर आपको कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे।
ठीक है, इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए, आपसे पूछे सर कोशिका हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब ये बताएं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, कोशिका कितने प्रकार की होती है। ओ नो, ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। यहां लिखेंगे हम कोशिका के प्रकार। ठीक है बेटा, किसके प्रकार। कोशिका के प्रकार। ठीक है, देखो यहां पर कोशिका के प्रकार, या हम लिख सकते हैं कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर ये कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। कितने प्रकार के। दो। ऐसे जीव, कैसे जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है उन्हें कहेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है इन्हें बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जिन्हें हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछे कि सर एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल क्या है, तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और प्रोटोजोआ। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और प्रोटोजोआ, ये चार एग्जाम्पल बोलो जल्दी से। अमीबा, ये इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। हमें दिखाई नहीं देते ये। ठीक है, इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन इनका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये आप युगलीना देख रहे हो, अमीबा देख रहे हो, प्रोटोजोआ। सर अब ये यही पढ़ा दो। तो बेटा ये जब मैं जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ना, तब इसको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। सर सब तो बाद में पढ़ाने का बोल, अभी मैं केवल आपको कोशिका पढ़ा रहा हूं और वही टॉपिक मेरा चलेगा। मैं उनके नाम लूंगा, लेकिन इनको डीपली कब पढ़ेंगे, जब हम जंतु जगत का वर्ग, सब चीजें पढ़ाऊंगा यार, विश्वास रखो। ठीक है, चल। तो इस प्रकार का इनका आकार रहता है। ये देखो, ये युगलीना का आकार देख रहे हो आप, ये युगलीना है, ये अमीबा है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जीव आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल केवल इतना देख लो, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और अमीबा, पैरामीशियम। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा दोस्त। ठीक है, एक बात जरा ध्यान से समझिएगा। ये तो ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, लेकिन अब सर वो जीव कौन से रहेंगे जिनके शरीर में बहुकोशिका रहेंगी, तो वो रहेंगे पादप। पादप, जंतु। हम जंतु हैं कि पादप हैं। हम जंतु हैं। हम जंतु हैं। हाँ, हम जंतु हैं। ये सर हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य भी क्या है, जंतु है। ठीक है, पादप है, जंतु। कवक, कवक को हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस। और एक होता है शैवाल। शैवाल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं। ठीक है, तो पादप, जंतु, कवक, शैवाल। यार देखो, पादप का मतलब जो पेड़ होता है कितना बड़ा होता है, तो वो एक कोशिका से बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि एक कोशिका तो इतनी छोटी होती है कि हमें दिखाई नहीं देती है। तो इतने बड़े पेड़ का जो निर्माण होगा, मनीष बाबू थोड़ा इधर भी ध्यान देना, चल रहा है ना सब। तो यहां पर एक बात सुनिए कि जो कोशिका होती है ना, इसका आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, एक कोशिका से तो इतना बड़ा पेड़ नहीं बन सकता रे भाई। तो इतना बड़े पेड़ के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिकाएं होंगी। हमारा शरीर एक कोशिका से बन सकता है क्या, नहीं। हमारा शरीर एक कोशिका से बन ही नहीं सकता। अगर हमारा शरीर एक कोशिका से बना होता ना, तो हम दिखाई नहीं देते। एक कोशिका दिखाई नहीं देती है, एमएम में साइज रहता है, माइक्रोमीटर, है ना। तो हम इतने बड़े हैं, मतलब हमारे शरीर में भी हजारों कोशिकाएं हैं। अच्छा, लेकिन याद रखना, आपसे जब भी पूछे घोड़ा, तो घोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि घोड़ा दौड़ता बहुत तेज है। बहुकोशिकीय में आएगा कि एक कोशिकीय में आएगा। अरे वो दौड़े चाहे कुछ करे यार, बहुकोशिकीय में रहेगा ना। तो इतने ध्यान से, और भाई अरे घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, जो दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है। ऐसे जीव जो दिखाई नहीं देते, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई वो एक कोशिकीय है। जो दिखाई रहा है साफ साफ, मतलब बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी यार। अब घोड़ा हो, गधा हो, लेकिन एक सवाल याद रखना, बाल एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? अरे जो दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई।
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है बेटा, ये डायग्राम देख के आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सही बताओ, आ रहा है ना समझ में? अब देखो, ये तो हमने कोशिका के आधार पर देखा कि एक कोशिका और बहुकोशिका, है ना। अब हम देखेंगे किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर सही पढ़ा रहा हूं ना? समझ में तो आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो रट लेना आप तो रट लो। सामाजिक विज्ञान कैसा पढ़ा 10वीं क्लास में? रट डालना पूरा। रटोगे तो भी नंबर आएंगे, चिंता मत करो। नहीं समझ में आया तो रट लेना। बाकी मेरे ख्याल से इतना स्लो और इतना अच्छे से तो भाई कोई नहीं समझा पाएगा। तो समझ लो, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो सुबह जब उठते हो ना सो के, तो सिर को नीचे जमीन पर रख के और पैर को ऊपर करा करो, तो जो घुटने का दिमाग है ना वो अपने आप सरक के यहां आ जाएगा। तुम ऐसे करते हो इसलिए तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तो जो लोग बहुत तेज होते हैं ना दिमाग से, वो लोग यही करते हैं। तो सुबह जब घर से निकलते हैं ना तो उल्टा, अपने आप को उल्टा करके आधे घंटा रखते हैं। तो मैं भी ऐसा करता हूं, मतलब सारी चीजों का एग्जाम्पल मैं ही। ठीक है, केंद्रक के आधार पर देखो बेटा, केंद्रक के आधार पर यहां देखो, हाँ हंसते रहो लेकिन याद होना चाहिए मेरे भाई, है ना। केंद्रक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यहां पर लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक। इंग्लिश में भी इसका नाम यही रहेगा बेटा, है ना, प्रोकैरियोटिक, और यहां रहेगा यूकैरियोटिक। ठीक है मेरे बच्चे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, चलो देखो ध्यान से। प्रो का मतलब क्या होता है सर? सर प्रो का मतलब क्या होता है? तो प्रो का मतलब होता है मेरे बच्चे पुराना। प्रो का मतलब पुराना। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? केंद्रक। कैरियोटिक का मतलब क्या? तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें पुराना केंद्रक है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें कैसा केंद्रक है? नया। क्या है? नया। उन्हें हम क्या कहेंगे? तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? पहला कौन सा? दूसरा? अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे और थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चल अब यहां पर एक चीज को ध्यान से समझो, एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको यहां पे। देखो भाई ध्यान से समझना बेटा, बातें गहरी होंगी। ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक, ऐसी कोशिकाएं जिनके शरीर में जो केंद्रक होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनके शरीर में, ध्यान दो इधर बेटा, समझ लो, ऐसी कोशिकाएं जिनके शरीर में एक केंद्रक तो होता है, केंद्रक रहेगा दोनों में, लेकिन इनमें क्या रहेगा मेरे बच्चे? इनमें, इन कोशिकाओं के केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होनी चाहिए वो नहीं होती। तो बताए कौन सी वह कोशिकाएं हैं जिनके केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं होती? सर केंद्रक झिल्ली क्या होती है? ये मैं आपको जब झिल्ली पढ़ाऊंगा ना तब आज ही पढ़ाऊंगा ये चीज। ठीक है चलो, लेकिन यूकैरियोटिक आज ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ये चीज आज ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के बाहर झिल्ली होती है उन्हें क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे बेटा? अब एक बात ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। कौन सा कलर ले लें बताओ? ये वाला कलर लेते हैं, मजा आएगा। देखो ठीक, यहां देखिए, ऐसी कोशिकाएं, ये मान लीजिए कोशिका है, ये क्या है बेटा? कोशिका। ये कोशिका है, और कोशिका के बीच में ये वाला हिस्सा क्या है? केंद्रक। कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? केंद्रक। ये कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। इन कोशिकाओं के बाहर इनकी रक्षा करने के लिए एक चीज होगी जिसे हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? लिख देता हूं यहां, कोशिका झिल्ली। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, कोशिका झिल्ली। अच्छा ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं होती इनमें, इनमें होती है। लेकिन इन कोशिकाओं के बाहर कोशिका झिल्ली तो होती है, साथ में इनके अलावा यहां पर एक चीज और होती है जिसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे बेटा? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? ठीक है भैया, मजा आ गया सर,
बड़ी गहरी बात हो रही है, बिल्कुल धीरे समझा रहा हूं भाई। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करें। हाँ, 2 बार नहीं रहे, एक ही बार करना। तो भैया सुनिए ध्यान से, कोशिका झिल्ली, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली भी होगी, कोशिका भित्ति भी होगी, लेकिन ये जो कोशिकाएं रहती हैं, बिल्कुल ध्यान से बाबू, नजर हटे दुर्घटना घटी, इनमें कोशिका झिल्ली तो होगी पर कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां ध्यान से समझो, कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती सर। भित्ति, अब इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे यार सर क्या पढ़ा रहा है इंग्लिश में, तो बता मेरे भाई, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया सर, हाँ समझ में आ रहा है। अब आगे चलेंगे तो यहां पर एक चीज और समझिए, यहां पर एक चीज और समझिए। क्या समझना है? देखो यहां पर गोल्जी काय और माइट्रोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम और अंतःद्रव्य जालिका ये नहीं पाए जाते, ये नहीं। सर दिमाग के फाल्ट उड़ रहे हैं, गोल्जी काय, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य, ये क्या होते हैं सर? बेटा ये तुमको मैं बाद में पढ़ा, ये तुमको मैं ये जंतु में होती है। हाँ एक बात, हाँ सॉरी, एक चीज और, एक पॉइंट बताना भूल, हालांकि इसको वीडियो के एंडिंग में बताता मैं, लेकिन अभी बता देता हूं, सुन लो, याद दिला दिया, अच्छा याद दिला दिया। सुनो, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन इनमें भी 2 भाग होते हैं यूकेरियोटिक में। ये मैं तुमको बाद में बताता कि इसके भी 2 अलग अलग भाग होते हैं, एक होता है जंतु और एक होता है पादप। जंतु होते हैं उनमें नहीं होती, पादप में होती है। कौन? कोशिका भित्ति। तो जंतु में नहीं, पादप में हाँ, जंतु में नहीं, पादप में हाँ। ठीक है, बाद में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल जो इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे चल के इसको मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया। मैं यहां पर था, इसको आप यहां ध्यान दें, गोल्जी का, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई ये होते क्या हैं, तो ये अंग होते हैं कोशिका के। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये हमारा शरीर है, हमारा मुंह, नाक, कान, ये सब हमारे अंग हैं। तो ऐसे ही ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, लेकिन सर इसमें तो होते हैं, इसमें तो सर होते हैं। मजा आ गया सर? मजा आ गया कि नहीं भाई? सही बताओ, मजा आ गया? बिल्कुल भाई, गहरी क्लास है मेरे भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखना। आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। सर इसमें राइबोसोम होता है कि नहीं? सर राइबोसोम इसमें होता है, लेकिन राइबोसोम कितना होता है? राइबोसोम, अब यहां पर देखिए, आप बीच में ही उंगली उठा दोगे और फिर बोलोगे ये, तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। ये बाद में पढ़ाने का सोच रहा था, लेकिन यहां देखिए इसके 2 प्रकार होते हैं, एक 70S और एक 80S। ठीक है, तो राइबोसोम यहां पर होता है, लेकिन कौन सा होता है मेरे बच्चे? 70S। अच्छा सर यहां पर कौन सा होता है? 80S। मजा आ गया सर, मुझे तो मजा आ गया, आपको मजा नहीं आया क्या? चलो यहां देखिए, राइबोसोम होता है सर, यहां पर डीएनए भी होता है। क्या होता है? लेकिन ये सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स मतलब एक गुणित या एक कुंडलित। सर नहीं आया, मजा नहीं आ रहा सर। अरे मेरे बच्चे, डीएनए क्या होता है? सुनो, ये मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो अरे सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, क्लास एंड होगी ना, वहां आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझते चलो। डीएनए सिंगल होगा, लेकिन यहां पर सिंगल नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर कैसा होगा? डबल, ऐसा होता है। ठीक है, डीएनए। सर मजा आ गया सर। और बताओ सर क्या करना है, दिखाई दे रहा है? चलो और आगे चलेंगे। और क्या सर? और बताएं। और सुनिए, इनमें श्वसन होता है कि नहीं? ये सांस लेते हैं कि नहीं? लेते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए इनमें एक अंग होता है, और उस अंग का नाम होता है मीसोसोम। क्या होता है? तो ये इसके थ्रू सांस लेते हैं। और इनके अलावा कहीं कहीं इनका जो श्वसन होता है
वो इनके कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव, अरे यार कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? नहीं मजाक की बात नहीं है, सच में बाद में पढ़ाऊंगा, डीप पढ़ेंगे ना, अच्छे सारी चीजें पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करो। अब श्वसन के बाद इसमें किसमें श्वसन होगा? तो इनमें श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। काय में होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें श्वसन होता है। सर ये अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं सर? ये अपने बच्चे या इनकी कोशिकाओं में विभाजन कैसे होता है? तो या तो विखंडन होगा या मुकुलन होगा, विखंडन होगा या मुकुलन होगा। लेकिन सर इसमें क्या होगा? सर इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री, अर्धसूत्री, मेटाफेज, एनाफेज वाली प्रोसेस में होगा। तो सर ये अभी पढ़ा दो। अब बेटा मैं अगर इसे चालू कर दूंगा तो ये छूट जाएगा ना, तो केवल इतना ध्यान रखना, हम बाद में पढ़ेंगे कि इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री के द्वारा क्या होता है मेरे बच्चे? कोशिका विभाजन। ठीक है, एक बार अपन रिपीट करते हैं जल्दी से। सर केंद्रक के आधार पर हमने कोशिका के दो प्रकार देखे हैं, पहला है कौन सा? प्रोकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना केंद्रक। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां सर ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होती, जिन्हें केंद्रक के बाहर झिल्ली होती है, केंद्रक के बाहर जो कोशिका होती है, इस कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति कंपलसरी है। लेकिन यहां पर कंपलसरी नहीं है क्योंकि पादपों में होती है, जंतु में नहीं होती। अब एक बात सुनिए, हमारे शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होती। चलो यार लगा लगाया इसी की क्लास है तो इसी को हम पढ़ने ही वाले हैं, तो 2 मिनट और रुक जाओ। अच्छा सर गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका होते हैं नहीं होते? इसमें होते हैं। सर थोड़ा थोड़ा सा बता देते तो कंफ्यूजन नहीं होता। चलो सुन लो यार, मैं सोच रहा था कि बाद में बता दूंगा लेकिन आप सुन लो। लो आ जाओ इधर आ जाओ। यार देखो हमारी कोशिका में जब भी कोई चीज इधर उधर होती है ना तो उस पर नजर रखता है गोल्जी का है। प्रोटीन के पैकेट बना के आरएनए के पास या राइबोसोम के पास भेजता है, इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं, गोल्जी का है। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी, ठीक है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान। और नामांकन किया था सी बेंडा, नामांकन किया था बेंडा। ठीक है, आप लोग चिल्लाते हो ना तो माइक में मेरी आवाज दब जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये अपनी कोशिका को मार देता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 4.5 के आसपास होता है। ये हमारी लार में भी पाया जाता है। ये अपनी कोशिका को मार देते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल वेग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। मैं सोचा था कल परसों पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन समझ लो इसको। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदुरी, एक स्मूथ और एक रफ। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका वसा का संश्लेषण करती है, खुरदुरी किसका करती है? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये बाद में जब अच्छे से समझोगे ना अलग अलग चित्र देख देख के और मजा आएगा, है ना? तो फिलहाल केवल इतना देख लो। अब सर ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इनमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं सर। इनके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। जीन अनुवांशिकता की इकाई होती है, पिता के गुणसूत्र को माता तक, संतान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये डीएनए होता है। तो इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और एक 80S। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसकी खोज पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो राइबोसोम इसमें 70S होगा, इसमें 80S होगा। डीएनए सिंगल हेलिक्स श्वसन मिसोसोम्स के अंदर होता है। मिसोसोम्स क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आज के बाद आप पढ़ोगे नहीं, तो मिसोसोम को समझ लो आप। जो कोशिका होती है ना इन लोगों की, कौन लोगों की? इन लोगों की। इनमें धारी धारी जैसी संरचनाएं होती हैं कोशिका द्रव के अंदर, यहीं पर वो लोग सांस लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के शरीर में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहां पर हम सांस लेते हैं और यहां पर एटीपी जनरेट होता है। एटीपी का फल फॉर्म बता चुका हूं, बोलो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब भैया अब मैं आपको चालू करूंगा पढ़ाना कौन सी चीजें जो मेरे भाई आपसे बोल रहा था कि ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? चालू करें? अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सी चीजें जो बोल रहा था कि बाद में पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं कोशिका झिल्ली। कोशिका, सर कोशिका झिल्ली को और क्या बोलते हैं सर? तो कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं सर सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सेल मेम्ब्रेन, या हम इसे एक और नाम देते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, या एक और नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा में, ठीक है। ये 2-3-4 नाम होते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनो, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज होती है, प्लाज्मा लेमा एक अलग नाम होता है। ठीक है, ये
नाम दिया था किसने? क्रेमर एवं और नगेरी। क्रेमर एवं नगेरी, दो वैज्ञानिक थे, क्रेमर एवं नगेरी। इन्होंने नाम दिया कोशिका झिल्ली, लेकिन जो प्लाज्मा झिल्ली का नाम दिया ये एच क्यू प्लो नाम का एक व्यक्ति था, इसने ये प्लाज्मा लेमा नाम दिया। ये होता क्या है सर? सुनिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, कौन होते हैं बेटा? जो पेड़ पौधे। अच्छा एक बात ये बताएं कि पेड़ पौधों में कौन सी कोशिका, यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक है। वेरी गुड। तो यहां पर देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के बाहर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। क्या होती है? झिल्ली। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ ई आएगा, देख लो। स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी इंग्लिश में हो रही है, शुरू से ही मैं बता रहा हूं, मैं स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देता, मैं आपको पढ़ाने पर फोकस करूं। सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर देखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? दो। अगर ये पेड़ पौधों के अंदर है, किसके अंदर है? पेड़ पौधों के। तो पेड़ पौधों के अंदर सबसे बाहर रहेगी कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट लगे लगाए नीचे की तरफ, कहां की तरफ? एक और झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? हाँ ना? पर एक और चीज यहां पर समझिए कि मेरे भाई, ये केवल किसमें होती है? पेड़ पौधों। मनुष्यों के अंदर नहीं होती। मनुष्यों के अंदर एक ही चीज होती है केवल, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। हमारे अंदर प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। हमारे अंदर प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती। पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके बाहर दो चीजें होती है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। हमारे अंदर एक ही चीज होती है, केवल कोशिका झिल्ली। यस और नो? मजा आ गया? अब तुम बोलोगे सर एक और चीज होती, कोशिका भित्ति, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना, ये तो पढ़ो पहले। ठीक है, देखो यहां ध्यान से समझना मेरे बच्चे। यहां पर अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, बड़ी मजेदार क्लास है मेरे भाई, अगर पढ़ा लिखा बच्चा इसको देखेगा ना वीडियो को, तो क्या पढ़ा दिया यार सर, मजा आ गया सर। तो यहां देखिए कोशिका झिल्ली। अच्छा आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो आप तो देख ही रहे हो, आपके अलावा जो कोई और देखेगा। ये कोशिका झिल्ली जो होती है ना बेटा, ये दो भागों, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। ठीक है, कितने भाग होते हैं बेटा? दो। एक भाग जो होता है ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं बेटा? जो नीचे वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, कोशिका झिल्ली का हेड वाला जो हिस्सा होता है, ये पानी में घुलनशील होता है। काय में घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो टेल वाला हिस्सा होता है ना, गलत बता दिया, पानी में अघुलनशील। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। पानी में ये पानी में नहीं घुलता, ये टेल। अरे पूंछ तो पानी में लटकेगी ना, नीचे लंबी है तो। हाँ, तो ये पानी में घुलनशील होता है। ये पानी में घुलनशील, ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है बेटा। अब एक चीज और ध्यान रखना, सर आप पढ़ा किसके बारे में रहे? वही कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा रहा हूं। प्लाज्मा झिल्ली खत्म। प्लाज्मा झिल्ली केवल इतना याद रखो कि वो कोशिका झिल्ली के अंदर होती है प्लाज्मा झिल्ली। हम इसको एक ही नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? कोशिका झिल्ली। यहां लिख देता हूं, कोशिका झिल्ली पढ़ा रहा हूं। जल्दी बताएं, कोशिका झिल्ली के कितने भाग होते हैं? दो। एक ऊपर वाला हेड, नीचे वाला टेल। हेड पानी में अघुलनशील, टेल पानी में घुलनशील। ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है। कोशिका झिल्ली क्या होती है सर? कोशिका झिल्ली सर देखिए, ये हमारी कोशिका है शरीर की, हमारे अंदर होती है कोशिका झिल्ली। तो हमारी कोशिका है और ये कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली है, जिसे हमने नाम दिया कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो यहां पर एक बात को ध्यान से समझिए कि इसमें बहुत दानेदार छोटे 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 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। ये छिद्र क्या करते हैं? बाहर के पदार्थों को, बाहर के पदार्थों को अंदर ले जाते हैं। लेकिन अगर अपशिष्ट पदार्थ होंगे तो उन्हें नहीं लेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को नहीं लेते, अच्छी चीजों को अंदर लेते हैं और बुरी चीजों को बाहर रखते हैं।
तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो इन छिद्रों के माध्यम से अंदर जाते हैं। ये छिद्र किस पर उपस्थित रहते हैं? कोशिका झिल्ली। यस और नो? अब एक बात और ध्यान रखिए कि क्या हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली छिद्रनुमा होती है? हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। ठीक है, आधा आर पार हम देख सकते हैं, आ जा सकते हैं इसमें, हम नहीं, पोषक पदार्थ। ठीक है, इसके बाद क्या ये चीजों को चयन कर करके अंदर लेती है, बाहर करती है? हाँ। तो क्या ये झिल्ली चयनात्मक होती है? हाँ। अच्छा, एक बात और सुने, ये जीवित होती है कि मृत होती है? जीवित। कैसी होती है? जीवित, क्योंकि ये वर्क कर रही है ना। देखो, ये पानी में घुलनशील है, ये पानी में अघुलनशील है। और भाई पीछे क्लास खत्म होने के बाद ना तो उससे पूछूंगा मैं, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया का ध्यान हमारे ऊपर तो है ही नहीं। तुम्हारे ऊपर तो है, तुम ही तो पढ़ा रहा हूं, कोई भूत प्रेत थोड़ी बैठे यहाँ पे, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं। और तुम सोचो कि अब बिल्कुल भैया मुन्ना बच्चा कर करके पढ़ाओ ना, तुम उस एज के नहीं हो, तुमको पढ़ना पड़ेगा। करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, जीतना है ना भाई, तो पढ़ो ना। टीचर तो तुम्हारा सबसे अच्छा चुन लिया तुमने, और पढ़ने की बारी आई तो ढोस हो गए तुम लोग। तुमको मजा आ जाए ऐसी चीजें पढ़ा सकता हूं मैं, बिल्कुल छोटी छोटी जो अदर टीचर्स पढ़ाते हैं। तो मजा में आज मजा कर लोगे, कल रोगे, इसलिए आज रो लो, कल मजा ही मजा है। हाँ या ना? समझ गए? तो बेटा बिल्कुल फोकस रहो, बिल्कुल। अपन ने 1 घंटा यहाँ खत्म किया है ना, तो उसका यूज करो, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। नौकरी लग जाएगी तो आप सोचोगे बारिश के समय किसी खिड़की पर बैठ के, यार देखो यार क्या समय था। रोहित तोमर सर कितने बड़े टीचर हैं आज, वो देखो उनके सामने हम नीचे बैठकर पढ़े हैं, ऐसे सोचोगे तुम बाद में, है ना? तो एंजॉय करो इस पल को, है ना? कितने अच्छे क्लासमेट थे, कितनी अच्छी लड़कियां आती थी लेकिन हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, रोहित सर टोक देता था, है? सबकी शादी हो जाएगी पर याद तो आएगी ना भाई। चलो देखो, तो ये जीवित झिल्ली होती, बातें नहीं करो अब, यहां देखो, ये जीवित झिल्ली होती है। अरे हाँ या ना? अर्धपारगम्य होती है। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सर कोशिका जो झिल्ली होती है ये काम क्या करती है? अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। और क्या करती है इस कोशिका? अच्छा, काम पूछ ले तो काम दो करती है। ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा, और कोशिका को सुरक्षा भी देती है। सर क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। सर क्या देती है? और कोशिका का आकार प्रदान करती है। सर क्या प्रदान करती है? बताएं, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? क्रेमर एवं नगेरी। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में किसने बताया? अरे बोलो, किसने बताया? हाँ, ये HK की जगह JQ भी आ सकता है। यहां पर HK की जगह JQ हो जाए, HQ हो जाए, भूल जाओ, आप केवल फ्लो याद रखो। ठीक है, चलिए, काम क्या करती है बेटा? समझ गए? चलो, यांत्रिक सहारा, सुरक्षा देती है, आकार निर्धारण करती है। सर आपसे पूछे कि सर कोशिका जो झिल्ली है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं लिखते हुए ना, कोशिका झिल्ली सर बनती किससे है? तो ये बनती किससे है? प्रोटीन एवं लिपिड। प्रोटीन एवं से कौन बनती है? यस और नो? अब एक बात और सुनो, ये जितनी भी PDFs हैं, ये आपको अगर चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल में, वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप वीडियो देखोगे ना, क्लिक करोगे सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचो, वहां पूरी PDF जो भी नोट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, पेपर वगैरह होगा तो वहां से देख लेना। मैंने आपके ग्रुप में भी डाल दिया है लिंक। कौन कौन चला गया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके? कर लिया है? बाकी सब लोग कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा थोड़ी ना उसमें कोई फायदा हो रहा है। भाई PDF चाहिए तो कर लो। ठीक है, समझ में? तो ये क्या था? कोशिका झिल्ली। अब भैया जी हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। इसको हम बोलते हैं बेटा सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट। किसने की थी? रॉबर्ट। सर रॉबर्ट इनने तो शायद कोशिका की भी खोज की थी। अरे हाँ है ना? रॉबर्ट ने कोशिका की खोज की। कोशिका में, कोशिका तक पहुंचने से पहले उन्हें कोशिका भित्ति को देखना पड़ेगा ना। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। ये जो कोशिका होती है,
इस कोशिका के बाहर अभी बताया मैंने कोशिका झिल्ली होती है, जिसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। क्या हो रहा है बेटा भूरा? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, जनरेटर जैसा मुंह है तेरा, है? बिज्जू जैसी आंखें, ये देखो यहां देख टीपू सुल्तान, ये सुनो, ये जो कोशिका है, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली, जिसके दो भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, इसके बाहर होती है कोशिका भित्ति। मतलब सबसे बाहर कौन होती है? कोशिका, 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 वेरी गुड मेरे बच्चा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट। किसने किया बेटा? रॉबर्ट। ये जो कोशिका भित्ति होती है ना मेरे बच्चे, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या होता है? पेड़ पौधों को कठोर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर जो भूमिका निभाता है तो वो सेल्यूलोज। अगर हम अपना हाथ काट लेंगे तो ब्लड निकल जाएगा, लेकिन उसी ब्लेड को पेड़ पे चलाएंगे, ब्लेड टूट जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों का जो आकार है, संरचना है, बहुत कठोर है। और उस कठोरता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सेल्यूलोज। क्योंकि ये क्या बनाता है? कोशिका भित्ति। क्या हमारा शरीर पेड़ पौधों जैसा कठोर है? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोशिका भित्ति हमारे शरीर में, मतलब मनुष्यों में या जंतुओं में, या जंतुओं में नहीं, मनुष्य क्या गाय भैंसों में भी तो नहीं होती है। अगर ये होती तो हम सीधे खड़े रहते, फिर पेड़ पौधे जैसे चल फिर पाते क्या? बस देखते कि हाँ नंदिनी मैडम जा रही, ये भूरा निकल के जा रहा है। समझ गए कि नहीं? अगर जैसे कोई मान लो किसी से बात भी करना है तो खड़े ही रहते, बस बोल भी नहीं पाते। पेड़ पौधों के अंदर होती कोशिका भित्ति, ठीक है? तो ये हमारे अंदर नहीं। तो एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि जंतु जगत और पादप जगत में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? कि सर उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन ये कोशिका झिल्ली दोनों में होती है सर, हमारे अंदर भी और उनके अंदर भी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो बेटा ये बनती किससे है? पेड़ पौधों में भाग होता है। कोशिका झिल्ली कैसा भाग है? जीवित। ये कैसा है? मृत भाग। ये जो सेल्यूलोज होता है ना, इसमें पानी अवशोषित करने की जो कैपेसिटी होती है वो 0% होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? सख्त होता है। अच्छा, पेड़ पौधे के सबसे बाहरी हिस्से में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्यों? ताकि बाहरी वातावरण से पेड़ के अंदर की जो कोशिकाएं हैं इनको सुरक्षा मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है? हाँ, ठीक है। बाहरी वातावरण से बचाती है, पेड़ पौधों को कठोर बनाती है, मजबूत बनाती है। अच्छा, अब ये कोशिका बाहर रहेगी तो अंदर वाली जो कोशिका भित्ति बाहर रहेगी तो अंदर की कोशिकाओं का आकार एक डिसाइडेड आकार रहेगा, स्ट्रक्चर इसका डिसाइड रहेगा, इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर कौन खड़ी है? तो क्या ये आकार प्रदान करती है? हाँ, अरे हाँ या ना? क्या ये यांत्रिक सहारा देती है? क्या ये चोट लगने से बचाती है? हाँ सर, बहुत सारे काम करती है यार सर ये तो। हाँ, अब ये बहुत सारे जीवों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है, तो हम वो देख लेते हैं कौन कौन से जीवों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बैक्टीरिया। काय की बात करूंगा? बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु खोज किसने की थी? ल्यूवेन, एंटोनी वॉन ल्यूवेन। आरबीसी, प्रोटोजोआ, जीवाणु और स्पर्म की खोज किसे कहते हैं? ल्यूवेन। बैक्टीरिया, देखो बेटा, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्राम पॉजिटिव और एक होती है मेरे बच्चे ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका रंग होता है कौन सा? बैगनी। और इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी, गुलाबी शरारा। समझ गए कि नहीं? अच्छा सर, ये बनती किसकी है? तो कोशिका भित्ति जीवाणु के अंदर बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। पेप्टाइडोग्लाइकेंस, बहुत बढ़िया सर। सर शैवाल के अंदर भी पाई जाती है क्या? हाँ, शैवाल के अंदर किससे बनती है? शैवाल के अंदर बनती है सर सेल्यूलोज। किसकी बनती है सर? सर जीवाणु, विषाणु में भी पाई जाती होगी फिर तो। हाँ, विषाणु कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और सर किससे? कैल्शियम कार्बोनेट। सर और किससे? गैलेक्टोनस। गैलेक्टोनस, हाँ या ना?
सर और किसमें पाई जाती है? तो कवक के अंदर भी ये पाई जाती है। कवक के अंदर ये किसकी बनी होती है? काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन। तो ये वो सभी जीव थे जिनके अंदर कोशिकाएं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, बताएं जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? और शैवालों की किसकी? बैक्टीरिया की? वायरस की? वायरस की? वायरस की? अच्छा, कवक की? कवक की? ठीक है, चल यहां पर अपन एंडिंग करते हैं क्लास को, क्योंकि बहुत लंबा समय से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास अपनी हिस्ट्री की रहेगी रीजनिंग के बाद। जय हिंद।